हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं मोनिका बेस्ट और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो कि है आपका दो ध्रुवीयता का अंत। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं वो आज हम कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है या शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो देखो, शीत युद्ध का मतलब सिंपल सा होता था, एक ऐसा दौर जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ना तनाव और प्रतिस्पर्धा होने लगी थी। ठीक है, लेकिन शीत युद्ध का मतलब जो था वो सीधा कोई युद्ध नहीं था। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई युद्ध हुआ ही नहीं था। ये जो था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था और 1991 तक चला था। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका पूछ रहा है शीत युद्ध के समय कौन कौन से दो गुट थे। तो देखो, शीत युद्ध के समय जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, दो गुट थे। एक तो हो गया आपका पूंजीवादी गुट और दूसरा हो गया आपका साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट जो था वो अमेरिका के नेतृत्व में था और साम्यवादी गुट जो था वो सोवियत संघ के नेतृत्व में था। मतलब लीड कौन कर रहा था उसके बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछ रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था। तो देखो, ये बता रहे हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो किसी भी गुट में शामिल ना होना तथा शांति, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना था। ठीक है, कि आप किसी भी गुट में शामिल मत हो, जो दो गुट बन रहे हैं किसी में भी शामिल मत रहो, उन सबसे अलग रहो और साथ में शांति, सहयोग और विकास को बढ़ावा दो। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था बना हुआ, उसके संस्थापक नेता कौन थे। तो देखो, पहले जवाहरलाल नेहरू, देन आपका टीटो जो कि युगोस्लाविया के थे और आपके नासर जो कि मिस्र के थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने शीत युद्ध में क्या भूमिका निभाई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत ने शीत युद्ध में क्या भूमिका निभाई थी, उसके बारे में आपने बताना है। तो देखो, भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई थी। जैसे हमने पढ़ा, गुट निरपेक्ष नीति क्या थी कि आपको किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है और क्या करना है, सहयोग करना है, शांति करनी है, शांति की स्थापना करनी है और विकास को बढ़ावा देना है। तो भारत ने यही नीति अपनाई और किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होकर वो शांति और सहयोग का पक्ष लिया उसने। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार जो थी उसके बारे में आपने संक्षेप में बताना है। ठीक है, कि विस्तार से बताओ बर्लिन की दीवार के बारे में। तो देखो, बर्लिन की दीवार जो थी वो 1961 में बनी थी और 150 किलोमीटर लंबी ये दीवार थी, करीबन हम मान सकते हैं। और ये जो थी वो 28 सालों तक खड़ी रही। साथ ही साथ 1989 को 9 नवंबर 1989 को ये दीवार गिरा दी गई। साथ ही ये दीवार जो थी शीत युद्ध के समय दुनिया को दो गुटों में बांटती थी। ठीक है, और ये बंटवारे का प्रतीक भी थी, जो कि दो गुट कौन कौन से थे आपके, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है। यानी कि आपको बताना है कि जो दूसरी दुनिया हमने कहा है उससे क्या अभिप्राय है, उससे आप क्या समझते हो। तो देखो, दूसरी दुनिया शब्द जो है ना, वो इसका प्रयोग जो है शीत युद्ध के संदर्भ में उन देशों के लिए किया गया है या किया जाता था जो कि सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट में शामिल थे। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो दूसरी दुनिया उन लोगों के लिए, उन देश के लिए इस्तेमाल किया गया था जो कि साम्यवादी गुट में शामिल थे। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान। साथ ही साथ इनमें मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे। कौन से देश शामिल थे, पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे। और ये जो थी पहली दुनिया, आप देखो, दूसरी दुनिया साम्यवादी है तो ऑब्वियसली पहली दुनिया क्या है आपका, अमेरिका को बोलेंगे। अमेरिका और सहयोगी पूंजीवादी देश को माना जाता था। ठीक है, और उनको विरोधी मानते थे। ये जो पूर्वी देश थे ना, जितने भी देश शामिल थे, या जो आपकी दूसरी दुनिया थी, वो पहली दुनिया के देशों को अपना विरोधी मानते थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषता बताओ कि जो सोवियत प्रणाली थी उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। अब देखो, सोवियत प्रणाली जो थी वो आपकी ऑब्वियसली कहाँ पे होगी, सोवियत संघ में होगी, है ना। सोवियत संघ में अब उसकी क्या क्या विशेषताएं थी सोवियत प्रणाली की, उसके बारे में आपने बताना है। तो देखो, सोवियत संघ में केवल कम्युनिस्ट पार्टी एक दलीय शासन था, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि सरकार के पास जो पूरी अर्थव्यवस्था थी उसका नियंत्रण जो था वो सरकार के पास ही होता था। ठीक है, यानी कि कोई किसी को अपनी किसी चीज पे निजी अधिकार नहीं है, सारा जितना भी अर्थव्यवस्था है सब पे अधिकार किसका, नियंत्रण किसका है, वो सरकार का है। साथ ही साथ विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। ठीक है, 5 ईयर प्लान की यहाँ पे बात हो रही है। साथ ही आपका जो साम्यवादी विचारधारा थे उसके अनुसार पूंजीवाद का विरोध किया गया था और सभी संसाधन और उद्योगों के स्वामित्व में थे। यानी कि जो जितने भी संसाधन हो गए, उद्योग हो गए, वो सारे राज्य के स्वामित्व में थे। कि सारी चीजों का मालिक कौन है, राज्य है। यानी कि ऑब्वियसली वही चीज बता रहे हैं कि राज्य के नियंत्रण में
है सारी चीज़ें। सरकार जो थी वो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, इन सारी सुविधाओं को प्रदान कर रही है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट का राज है, लेकिन राज्य जो है वो सबकी सुविधाओं का भी ख्याल रख रहा है। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है कि नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जा रही थी कि, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण और उसके परिणाम लिखे, ठीक है। अलग अलग आ सकता है ये क्वेश्चन, बट मैंने एक ही मर्ज कर दिया कि सोवियत संघ के कोई भी मुख्य विघटन के कारण बताइए, या आपसे सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए, या आपसे सेपरेटली पूछ सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या परिणाम निकले, उसको लिखिए। तो आप, मैंने दोनों में लिख दिया है, आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में से, ठीक है। अब चलो पहला पढ़ लेते हैं। तो देखो, सोवियत संघ के विघटन के कारण की बात की जाए तो सोवियत संघ जो था ना, उसमें एक पार्टी का शासन था। हमने अभी अभी पढ़ा है कि एक दलीय पार्टी थी। अब एक दलीय पार्टी यानी कि एक ही पार्टी है पूरे उसमें, ठीक है। अब क्या है, एक दलीय पार्टी है तो ऑब्वियसली राजनीति में जो लोगों की भागीदारी होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास चूज करने के लिए, है ना। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था। दूसरा है कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी, है ना। अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी, उत्पादन जो था वो धीरे धीरे घटने लगा था। शासन में भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी। अब देखो, जब लोगों का शासन में हाथ ही नहीं है, लोग चुन ही नहीं पा रहे, तो भ्रष्टाचार होगा, जवाबदेही नहीं होगी, तो इसकी कमी हो गई थी। जनता को बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो समय पर और पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही थी। साथ ही साथ विभिन्न गणराज्यों में स्वतंत्र और अलग पहचान की मांग बढ़ने लगी थी, ठीक है। कि जो अलग अलग जितने भी गणराज्य हैं, जैसे आपने पढ़ा है कि सोवियत संघ कितने 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, उनमें जो था ना, रूस जो था, कहीं ना कहीं आपको उसका डोमिनेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा था, और साथ ही सारे गणराज्य चाहते थे कि हम अब स्वतंत्र हो जाए और अपनी अलग अलग पहचान बनाए। तो ये भी एक मुख्य कारण था। साथ ही साथ गोर्बाचेव जो था ना, मिखाइल गोर्बाचेव, उसने एक सुधार नीति बनाई थी उसने, ठीक है, ताकि सुधार किया जा सके। बल उसकी जो सुधार नीति ने ना, उसने उल्टा ही काम किया, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, अस्थिरता हुई, ठीक है। साथ ही साथ कई गणराज्यों में सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी थी, अपने आप ही घोषणा कर दी कि हम सोवियत संघ से अलग होना चाह रहे हैं, अलग हो गए। नेक्स्ट आपका हम समझ लेते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के परिणामों को, ठीक है, कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके परिणाम क्या निकले। तो देखो, पहला तो ऑब्वियसली सबको पता ही है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसका अंत तो हो ही जाएगा, है ना, पतन हो गया। तो साथ ही साथ रूस, जो हमने पढ़ा था कि डोमिनेशन रूस का बढ़ता जा रहा था, तो क्या हुआ, अब रूस जो था ना, उसका उत्तराधिकारी देश बन गया अब सोवियत संघ का। नेक्स्ट जो 15 नए स्वतंत्र देश थे वो अस्तित्व में आए, है ना। और शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई इसके साथ। शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो क्या होगा, हथियारों की होड़ की भी समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि शीत युद्ध का मतलब ही क्या था, हथियारों की, विचारधारा की होड़, ठीक है, कि होड़ सी मच गई थी कि हमें तो अब हथियार बढ़ाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शक्ति बढ़ानी है। एक्चुअल में कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बट ये चाह रहे थे कि अगर कोई लड़ाई हुई तो हमसे कम कोई ना हो, है ना। इसीलिए ये किया गया कि हथियारों की होड़ भी बढ़ गई थी। सोवियत संघ भी यहाँ से बढ़ा रहा है हथियार, और यहाँ से अमेरिका भी बढ़ा रहा है कि अगर इनकेस लड़ाई होती है तो हम क्या करेंगे, हम जीत जाए लड़ाई को। लेकिन एक्चुअल में कोई लड़ाई नहीं हुई थी, तो विचारधाराओं की लड़ाई और साथ में आपका हथियारों की होड़ मच गई थी। तो शीत युद्ध के विघटन, सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ कि हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। अब दुनिया एक ध्रुवीय हो गया, क्योंकि अमेरिका जो था वो यहाँ पर महाशक्ति आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सोवियत दो ही गुटों में बटा हुआ था पूरा विश्व, एक सोवियत संघ और दूसरा आपका अमेरिका। अब जब एक गुट जो है वो टूट चुका है तो ऑब्वियसली अब डोमिनेशन किसका होगा, जो दूसरी पावर बची है। तो ऐसा ही हुआ कि शीत युद्ध के बाद अमेरिका जो था वो ज्यादा शक्तिशाली हो गया और एक ध्रुवीय विश्व हो गया। देखो, इसी पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो आपका विश्व था वो एक ध्रुवीय कैसे बना, इसके क्या वैश्विक प्रभाव पड़े। अब आपको ये बताना है कि सोवियत संघ का विघटन तो चलो हो गया, सब चीज हमने पढ़ ली, विशेषता क्या थी, ठीक है, उसके बाद उसका विघटन कैसे हुआ हमने पढ़ लिया, ठीक है, सारी चीजें पढ़ ली, परिणाम क्या निकले ये भी पढ़ लिया। अब वो बोल रहे हैं कि सोवियत संघ का चलो विघटन हो गया, उसके बाद एक ध्रुवीय विश्व कैसे बना उसके बारे में समझ रहे हैं, और इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा इसको आपने समझना है। तो देखो, शीत युद्ध के दौरान ना विश्व में दो महाशक्तियां थी, जैसे कि हमने पढ़ लिया, सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों में विभाजित था देश। 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। याद रख लेना प्लीज कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में, क्योंकि कई बार पूछ भी लेते हैं। तो देखो, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और विश्व जो था द्विध्रुवीयता का अंत हो गया, यानी कि जो दो पावर्स थी, है ना, दो पावर्स ने कंट्रोल कर रखा था पूरे विश्व को, तो वो आपको देखने को मिलता है कि वो खत्म हो चुका था।
और इसके पश्चात क्या हुआ, अमेरिका एकमात्र शक्ति महाशक्ति बचा, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि अमेरिका बचा। उसके बाद अमेरिका का राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव जो था वो पूरे विश्व पर फैल गया, ठीक है, क्योंकि अब एक ही पावर बची है। साथ ही साथ उस समय अमेरिका जैसी कोई इतनी बड़ी शक्ति ही नहीं थी, है ना। हमने पहले बात करी कि दो ही शक्ति थी, अब एक खत्म हो गई, तो अमेरिका जितना पावरफुल अमेरिका बचा हुआ था, उतना कोई प्रभावशाली, उतना कोई शक्तिशाली नहीं था। इसीलिए क्या हुआ, आपका अमेरिका आपको देखने को मिला, उभर कर मिला, और इसीलिए आपका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक ध्रुवीय विश्व जो थी उसकी स्थापना हो गई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में थे, वैसे तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर कराए, बट एक बारी देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉक थेरेपी के बारे में, कि शॉक थेरेपी क्या थी। अब शॉक थेरेपी का सिंपल सा मतलब आपके बुक में दे रखा है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि पहले आप चोट पहुंचा दो, उसके बाद उपचार कर दो। तो शॉक थेरेपी भी इसी तरीके की थी। शॉक थेरेपी क्या थी कि साम्यवाद के पतन के बाद क्या हुआ, सोवियत संघ के जो गणराज्य थे ना, उनको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल अपनाना पड़ा, मतलब जो उन्होंने मॉडल दिया ना निर्देश के अनुसार, उसको अपनाना पड़ा। और इस मॉडल में कहा गया कि वो साम्यवाद को छोड़कर ना पूंजीवाद को अपना ले। अब देखो, अगर आपको डीपली इसको टॉपिक को समझना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है शॉक थेरेपी के ऊपर, पूरा का पूरा उसमें शॉक थेरेपी को ही मैंने डिस्कस कर रखा है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो ये जो मॉडल को अपनाना था ना, कि साम्यवाद छोड़कर आप किसकी तरफ शिफ्ट हो जाओ, पूंजीवाद की तरफ शिफ्ट हो जाओ, तो यही जो चीज थी आपकी, वो थी आपकी शॉक थेरेपी। इसके बाद हम जान लेते हैं कि शॉक थेरेपी जो थी उसकी विशेषता और परिणाम क्या थे, ठीक है। अगर कोई टर्म दिया गया है तो उसको तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लेना कि वो टर्म है क्या, उसका मीनिंग क्या है। जैसे मैंने पहले आपको अभी बताया शॉक थेरेपी के बारे में। उसके बाद आप ये पढ़ लो कि उसकी विशेषता क्या है, और उसके बाद उसके परिणाम क्या हुए। तो ये चीज़ें अगर आप कवर कर लोगे ना, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, शॉक थेरेपी की विशेषता की अगर मैं बात करूं तो राज्य की संपत्ति का निजीकरण किया गया, ठीक है। राज्य, हमने पहले पढ़ा था सोवियत संघ में क्या था कि राज्य की संपत्ति जो थी वो सरकार के कंट्रोल में थी, लेकिन अब इस मॉडल के तहत क्या हुआ कि जितनी भी संपत्ति थी उसका निजीकरण कर दिया गया, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। मुक्त व्यापार व्यवस्था अपनाई गई, ठीक है। पहले तो था कि नहीं भाई, हम तो मुक्त व्यापार करेंगे ही नहीं, हम दूसरों से ट्रेड करेंगे नहीं, लेकिन अब क्या हुआ कि मुक्त व्यापार व्यवस्था अपनाई गई। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव स्थापित किया गया, ठीक है, कि आप पश्चिमी देशों के साथ क्या करो, अर्थव्यवस्था से जुड़ाव करो, ठीक है, उनके साथ ट्रेड करो। उसके बाद बात की जाती है कि पूंजीवाद के अतिरिक्त कोई भी उनके पास विकल्प नहीं बचा भाई, कि तुम्हारे पास पूंजीवाद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, एकमात्र क्या है आपके पास ऑप्शन, कि आप पूंजीवाद को स्वीकार करो, ठीक है जी। उसके बाद आपका है कि सरकार द्वारा नियंत्रण जो अर्थव्यवस्था थी, उसके बजाय ऑब्वियसली बाजार आधारित आपको अर्थव्यवस्था दिखाई देने को मिलती है, उसको बढ़ावा मिला, और विदेशी निवेश को अब प्रोत्साहन मिलने लगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहा है वो कि अब इसके परिणाम क्या हुए, है ना। अब कुछ चीज हुई है तो उसके कुछ परिणाम भी होंगे। तो देखो, परिणाम इसका ये हुआ कि आर्थिक गिरावट और अस्थिरता आई, ठीक है, आर्थिक गिरावट हो गई। अब एकदम से एक सारी ऐसी चीजों को अपना लेंगे तो क्या होगा, यही होगा, आर्थिक गिरावट हुई, अस्थिरता आई। रुबेल का मूल्य, यानी कि जो जैसे यहाँ पे रुपया है, इंडिया में रुपया है, तो जो रुबेल वहां की मुद्रा थी उसमें बिल्कुल तेजी से गिरावट आ गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था थी वो नष्ट हो गई। जैसे हमने पढ़ा कि समाज कल्याण का ध्यान रखा जा रहा था उस सिस्टम में, सोवियत संघ ने जो सोवियत प्रणाली अपनाई थी उसमें, लेकिन अब क्या हुआ कि समाज प्रणाली की जो पुरानी व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। क्योंकि आपका अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा मोटिव क्या होता है कि आपने पैसा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है। बट अब यही होगा फिर, इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे तो प्राइवेटाइजेशन था ही नहीं, है ना। तो अब क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन होते ही सारी की सारी जो व्यवस्था थी समाज कल्याण की वो नष्ट हो गई। 90% उद्योगों को निजी हाथों में सौंप दिया गया, निजी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया गया और कम दामों में बेचा गया। इसीलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आर्थिक विषमता बढ़ी, ऑब्वियसली गरीब और भी गरीब होता चला गया, क्योंकि ये सारी सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ रूस का औद्योगिक ढांचा जो था वो पूरी तरीके से चरमरा गया, बिखर गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है आपका मिखाइल गोर्बाचेव और उनकी सुधार नीतियों को विस्तार से बताइए।
मिखाइल गोर्बाचेव, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि गोर्बाचेव ने सुधार नीतियां अपनाई थी। अब वो चाहते ये थे कि सुधार किया जाए और ऐसा सुधार किया जाए कि सारी चीजें सुधर जाए, लेकिन उनकी जो सुधार नीति थी उसके बिल्कुल विपरीत ही हुआ। ठीक है, सुधार तो हो नहीं पाया बल्कि उसके उल्टे ही काम हो गए। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन ही हो गया। अब देखो, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। उस समय में पश्चिमी देश सूचना प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास में सोवियत संघ से आगे थे। मिखाइल गोर्बाचेव ने ना पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्गठन, जिसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना और उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करा था। ठीक है, साथ ही उन्होंने ग्लासनोस्त यानी कि खुलेपन की नीति को अपनाया था। ठीक है, लेकिन इनके परिणाम ये निकले कि शुरुआत में आशा जगी कि हाँ भाई सुधार हो सकते हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ, अस्थिरता और आर्थिक संकट बढ़ा, जिसके चलते 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड स्टे कनेक्टेड।